हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो बेसिकली बिजनेस स्टडीज साल 2025 बोर्ड एग्जाम हो चुका है। उम्मीद करूंगा काफी अच्छा हुआ होगा, मॉडरेट हुआ होगा, ठीक ठाक सा हुआ होगा। तो जरा और अच्छे से जज कर लेते हैं, क्योंकि असल आईना देख लेना चाहिए आपको, सो दैट आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी भी उसी हिसाब से करें। अगर थोड़ी गड़बड़ हुई है तो ध्यान रखिएगा, कंपनसेट करने की कोशिश करें अपकमिंग एग्जाम में। और अगर अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, जाने समझें कितना अच्छा हुआ है और स्टे मोटिवेटेड, और अपकमिंग एग्जाम में बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करने की और भी ज्यादा कोशिश करते रहे मेरे बाबू। तो चलिए खैर करते हैं जी आज के इस पेपर की शुरुआत। वन बाय वन करके एक एक करके एमसीक्यूज की डिस्कशन करूंगा, और एक ही स्पेसिफिक सेट की मैं बात कर रहा हूं। सेट वाइज क्वेश्चन सिर्फ ऊपर नीचे है मेनली, बदलाव बहुत ज्यादा नहीं है। तो बेसिकली आओ जरा बात करता हूं, शुरुआत एमसीक्यू से ही करूंगा, जहां पर ये एचजी एयर कंडीशनर लिमिटेड वाला एक एमसीक्यू था, क्वेश्चन नंबर 1 है। सेट की बात करूं तो सेट थर्ड का ये आपकी बातें चल रही हैं। बाकी सेट 1 सेट 2 के अंदर भी रिलेवेंट क्वेश्चन ऊपर नीचे आपको मिल जाएंगे। तो हर क्वेश्चन के अंदर कंपनी का नाम मैं आपको बताता रहूंगा, आप अपने रिलेवेंट सेट के अंदर कंपनी का नाम ढूंढकर क्वेश्चन को काफी आसानी से पता कर सकते हैं कि जी कौन सा क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू की बात चल रही है एचजी एयर कंडीशनर प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर ये आपका जो क्वेश्चन था वो कंट्रोलिंग से रिलेटेड था, कंट्रोलिंग से रिलेटेड था, और जहां कुछ स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करने की बातें कही गई थी। तो टेकिंग करेक्टिव ऑप्शन बेसिकली डी पार्ट आपका आंसर हो जाना था मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड। असर्शन और रीजन के अंदर, दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन की बातें बोली थी, और दोनों बिल्कुल सच्ची अच्छी बातें बोली थी। पार्ट ए आंसर होना था, असर्शन रीजन दोनों सही थे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन थे। खैर ऐसे ही आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो अगेन आपका एक असर्शन रीजन का ही क्वेश्चन आया था, जहां पर असर्शन के अंदर कुछ ये लार्जर द लीड टाइम वाली बातें बोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन था जी आपका, कि लार्जर द लीड टाइम तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रखनी पड़ेगी आपको, और अगर रॉ मटेरियल की हिस्ट्री रही है कि ठीक है आमतौर पर अनइंटरप्टेड नहीं है आपकी जो कि है सप्लाई, तो ऐसे सिचुएशन में हायर स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में आपको ज्यादा रखना पड़ेगा स्टॉक। तो जरा आराम से ध्यान रखिएगा मेरे बाबू, इसका भी आपका पॉइंट डी ही सही आंसर था। दोनों स्टेटमेंट सही थी, करेक्ट थी, सच्ची और अच्छी थी। ऐसे ही देन इसके बाद ओवरऑल अगर मैं पेपर की हल्की फुल्की सी बातें करूं कि पेपर कैसा था, तो पेपर बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। और क्या बहुत ज्यादा आसान था? तो ऑब्वियसली नहीं, जिसने जैसी पढ़ाई की होगी उसको वैसा जरूर लगा होगा। लेकिन क्या अच्छा पेपर होने के लिए इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत थी? क्या बहुत इन डेप्थ और टेक्निकल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे? तो जवाब पूरी तरह से ना है। आप एपरेंट अगर केस स्टडीज की प्रैक्टिस करके गए थे तो सीबीएसई ने बड़े ही प्यार के साथ, दुलार के साथ बड़े ही नॉर्मल क्वेश्चन ही दिए थे। अपेरेंटली जो केस स्टडी की प्रैक्टिस करके गए थे तो रिलेवेंटली उसी ही तरह की केस स्टडी बेसिकली सीबीएसई ने पूछी थी। एक आधे क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने थोड़ा सा जांचा था, भापा था आप लोगों की एनालिटिकल स्किल्स को, अदरवाइज पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था आपका। खैर, तो बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर 4 तो प्रेस देखकर ही, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते के साथ ही हमें पता लग जाता है, ISI मार्क ए पार्ट आपका आंसर होना था। देन इसके बाद आगे 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 जी कौन सा क्वेश्चन था जरा देख लेते हैं आगे। हाँ भैया, थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, ठीक है जी। आगे की बात करते हैं, ठीक है जी। जहां नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि श्रीधन नाम के पर्सन का था, कि वो एक इलेक्ट्रिकल कार खरीदने के लिए गए हैं। मार्केटिंग जो मैनेजर हैं वो कुछ प्रोडक्ट की मेंटेनेंस सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे, क्रेडिट फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो कौन सा मार्केटिंग फंक्शन की बात चल रही थी? कस्टमर सपोर्ट सर्विस, यानी सी पार्ट आपका आंसर होना चाहिए था। देन एक विमल राय वाला क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन, सही तरीके से ड्राफ्ट किया गया था। क्या आंसर होना था इसका विमल राय वाले का? टॉप लेवल ए पार्ट आंसर होना था मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा। देन आगे आगे अगर मैं बढ़ता हूं तो बेसिकली एक क्वेश्चन आया था आपका रिस्क से रिलेटेड, जहां पर ऑपरेशनल रिस्क वगैरह वगैरह की बातें की गई थी। तो फाइनेंशियल चार्ज लाइक इंटरेस्ट, तो ये कौन सा रिस्क होता है? तो ये बी पार्ट फाइनेंशियल रिस्क होता है। तो ये रिस्क वाले क्वेश्चन में फाइनेंशियल रिस्क आपका आंसर
हो जाना चाहिए था। देन इसके बाद में आगे अगर क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन था जो कि फीचर ऑफ मार्केटिंग के अंदर एक्सचेंज के मैकेनिज्म के बारे में बात कुछ कर रहा था। डी पार्ट इसका आंसर हो जाना चाहिए था। देन इसके आगे साधना, साधना नाम की एक पर्सन, ये सभी के अब रिलेवेंटली हर क्वेश्चन के अंदर मैं कीवर्ड बोल रहा हूं, कंपनी का नाम, पर्सन का नाम, सो दैट आपने रिलेवेंट सेट नंबर के अंदर क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं, काफी आसानी से मिल जाएगा, ऊपर नीचे ही कहीं ना कहीं होगा। तो साधना वाला क्वेश्चन जहां पर एक ग्रेजुएट थी उसके बारे में बात कर रहे थे कि वो अपनी पर्सनल स्किल्स को पर्सनलाइज्ड वे में बड़े टैलेंट के साथ में इस्तेमाल कर रही हैं, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट आपका सही आंसर हो जाना चाहिए था। तो ऐसे करके बातें थी, ठीक है जी, तो ए पार्ट आपका आंसर होना था। चलिए जी आगे एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था, मोटिवेशन से रिलेटेड, दोनों ही सच्ची और अच्छी बातें लिखी थी, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी सी पार्ट आपका इस मोटिवेशन वाले क्वेश्चन का आंसर होना था। देन क्वेश्चन नंबर 10 के आगे अगर मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि बेसिकली कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां कंफ्यूजन और डुप्लीकेशन को हटा देते हैं, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बी पार्ट आपका आंसर होना था। देन क्वेश्चन नंबर 12 जो कि बेसिकली मार्केटिंग फिलॉसफी से रिलेटेड था, जिसका बड़े ही आराम से आपका यहां ये आखिरी में सीधा सीधा यहां पर क्रॉसिंग, यानी कि डी पार्ट आपका सही आंसर हो जाना था, ये जो मैचिंग वाला आपका एमसीक्यू आया था, ठीक है जी। देन इसके बाद में सेबी के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जहां पर टेक ओवर बिड और कुछ ट्रेनिंग की बातें थी, दोनों बिल्कुल सही लिखी हुई थी, रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलपमेंटल फंक्शन, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही थी, सी पार्ट इसका आंसर होना था क्वेश्चन नंबर 13 का। देन आगे अगर बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 पर बात आई थी, जहां क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर कौन सी बात सही है, सच्ची है पर्सनल सेलिंग के बारे में, तो ऑप्शन सी भी सही था, देखा जाए तो ऑप्शन बी भी काफी हद तक सही था। हालांकि ऑप्शन नंबर सी के सही होने के ज्यादा चांसेस हैं, बी भी सही करता है सीबीएसई मेरे ख्याल से, तो बाकी तो सी पार्ट ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सी पार्ट ज्यादा अच्छा है, सच्चा है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन के अंदर हाई इन्फ्लेशन रेट की वजह से कुछ बातें बोली गई थी, जो सीधा सीधा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हिस्सा बन जाता है। देन इसके बाद में एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी कैसे राइज होती है, ये आपका एमसीक्यू आया था, जिसमें पर्सनल क्वालिटी आपका सही आंसर होना चाहिए था। देन इसके बाद एक कंपनी का नाम कौन सा ढूंढ लीजिए, अल्फा ग्राफिक्स लिमिटेड, जो कि एक रेपुटेटेड कंपनी थी, जिसने कि लोगो बनाए, एडवर्टीजमेंट किया, ये किया वो किया, पूछ के वो क्या रहे थे, बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन। तो बेसिकली इंडियन मार्केट में एक नई एमएनसी आ रही थी, जो कि एक थ्रेट की तरह थी, तो बी पार्ट आपका आंसर रहता थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना। देन आगे 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 आगे, तो बेसिकली आगे Which of the following is not a protective function, सेबी के फंक्शन से एक और बार अलग एक और क्वेश्चन आ गया कि कौन सा प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो डी पार्ट आपका आंसर होना चाहिए था, अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप वाला ऑप्शन। देन इसके बाद ये सलीम करीम, ये जो दो दोस्त थे, पार्टनर थे, आपस में मिलकर बिजनेस शुरू किया, तो इन्होंने कुछ टेरेस गार्डनिंग का काम करना शुरू किया था, सोशल एनवायरनमेंट इसका सही आंसर होना था, सी पार्ट। देन आगे 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 देन ये एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि भाई हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर किस तरीके से करते हैं, थोड़ा बदल बदल के करते हैं, तो फ्लेक्सिबल, बी पार्ट इसका आंसर हो जाना चाहिए था। तो इसी के साथ में आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं इनकी तो बात यहीं समाप्त हो जाती है। अब जो आगे के डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा आप लोगों का, मेन चीजें अब देखिए, आपने जो एक्सप्लेनेशन लिखी होगी रेलेवेंट केस स्टडी के अंदर, तो मार्क्स तो उसी के हिसाब से मिलेंगे। मैं फिलहाल आपको आंसर की के अंदर डिक्टेट करने वाला हूं कि हर एक पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर कौन सा कंसेप्ट आना चाहिए था, किसके फीचर लिखने चाहिए थे, लगभग कुछ किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए था। जैसे कि एक ये माधवन वाला क्वेश्चन था, माधवन वाला क्वेश्चन कि इसको एचआर मैनेजर के तौर पर रिक्रूट किया गया था और इसने काफी सारी इसकी ड्यूटीज थी, जैसे कि ये एनालाइजिंग द जॉब्स, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस जॉब डिस्क्राइब करना, ट्रेनिंग करना वगैरह वगैरह। आखिरी में क्वेश्चन ने मांगा था कि कोई 2 अदर स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी और बताओ अगर जो माधवन को परफॉर्म करनी हो। तो बहुत से बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए थे कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। एचआर मैनेजर देखते ही, ट्रेनिंग वगैरह की बातें देखते के साथ ही उन्हें महसूस हुआ कि ये तो स्टाफिंग चैप्टर का है, क्या बोल सकते हैं हम इसे स्टाफिंग चैप्टर का। तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा था जहां सीबीएसई आपकी काफी हद तक सही तरह से स्किल सेट को जज कर रहा था।
यहां पर बेसिकली आप इसे काफी हद तक चैप्टर नंबर 1 से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टाफिंग के अंदर इन्होंने बोला तो है यहां पर कि ठीक है एचआर मैनेजर है, चिंक चिंक के बोल रहे हैं वो एचआर मैनेजर है, ट्रेनिंग कराता है वगैरह वगैरह, लेकिन उसके अदर फंक्शन मांग रहे हैं। तो बेसिकली अगर किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के अंदर ऐसा कुछ लिखा कि भाई माधवन को परफॉर्म करना चाहिए ट्रेनिंग, माधवन को परफॉर्म करना चाहिए मैन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, तो उसका जवाब गलत हो जाएगा। आपको बेसिकली यहां पर जो इन्होंने काम बताए हुए हैं, जो जो माधवन कर रहा है, जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब के बारे में जानकारियां पता करना, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, इनको छोड़कर एचआर मैनेजर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो उससे रिलेटेड आपको जवाब देना था। कह सकता हूं मैं ये जो एचआर मैनेजर है ये बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही पार्ट होते हैं। तो आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो जिम्मेदारियां होती हैं वो कुछ बतानी थी। जैसे आमतौर पर एचआर मैनेजर का काम होता है बेसिकली टॉप लेवल की सभी पॉलिसीज को सही तरीके से एम्प्लॉयज के बीच में कन्वे करना। साथ ही साथ एक एचआर मैनेजर की अदर ड्यूटी जैसे कि सैलरी शीट प्रिपेयर करना, इंसेंटिव स्कीम्स बनाना, ड्राफ्ट करना, किसका कितना ओवर टाइम बन रहा है, बोनस बन रहा है, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करना। तो अगर इस तरह की चीजें आपने कोट की होंगी तो ही आपका आंसर सही होने वाला है। अगर आपने केस स्टडी में से ही लिख दिया कि ट्रेनिंग कराएंगे जी, डेवलपमेंटल पे ध्यान देंगे, करियर के ऊपर ध्यान देंगे एम्प्लॉय लोगों की, तो उस सिचुएशन में आपका जवाब गलत हो जाएगा। खैर देन इसके बाद में अगली एक और केस स्टडी पर आता हूं। ठीक है जी, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा, आंसर आप जानते हैं। अब कितना एफिशिएंटली और आपने अच्छे तरीके से लिखा होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को, उसी बात पे निर्भर करता है आपके फाइनल नंबर कितने आने वाले हैं। मैं फिलहाल मेनली बात करूंगा केस स्टडी जिनके अंदर आपको इंटरेस्ट है, जैसा आपका इंटरेस्ट वही बातें मैं करने वाला हूं। तो बेसिकली अगला ये जो क्वेश्चन है ये कोई पी माधव वाला जो कि एक पर्सन है, पी माधव है, एक प्रोडक्शन मैनेजर है ट्रेंडी स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, जहां क्वेश्चन के अंदर बोला था कि बताओ कौन सा कंसेप्ट आइडेंटिफाई हो रहा है। तो बहुत से बच्चे तो कई बार इसी चीजों में उलझ गए थे कि भैया कंसेप्ट पूछ रहे हैं, क्या बताएं क्या बताएं, कुछ भी लिखे जा रहे थे, वो काम नहीं करना। बेसिकली क्वेश्चन में बातें क्या बोली गई थी कि ये था प्रोडक्शन मैनेजर, दूसरा था सेल्स मैनेजर, दोनों के बीच में हो रहे थे कन्फ्लिक्ट्स। तो उन कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए क्या करना था, कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। तो आपको कोऑर्डिनेशन इस क्वेश्चन का जवाब देना था। अगर आपने कोऑर्डिनेशन दिया है, उसी की ही इंपॉर्टेंस कोट की है, वो भी एफिशिएंटली अच्छे तरीके से लैंग्वेज के साथ, हेडिंग के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन इस क्वेश्चन का आंसर होना था। देन इसके बाद में आगे बढ़ जाता हूं, कुछ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उनकी बात नहीं करता, वो आप लोगों ने जरूर कर लिए होंगे अपनी अपनी पढ़ाई के हिसाब से। देन आगे केस स्टडी की ही बात करता हूं। एक है ये वीके लिमिटेड वाला क्वेश्चन, वीके लिमिटेड वाला क्वेश्चन जहां पर ये कह रहे थे कि कोई भी दो फैक्टर बताओ जो केस स्टडी में डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट कर रहे हो। तो देखिए इस पर्टिकुलर केस स्टडी के अंदर उन्होंने सिर्फ दो फैक्टर बोले थे कि जो आपको केस स्टडी में से आइडेंटिफाई करने थे। वीके लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ठीक है जी, वीके लिमिटेड वाला क्वेश्चन, डिविडेंड डिसीजन को इफेक्ट करने वाले कोई दो फैक्टर आपको बताने थे, बट इस केस स्टडी के अंदर मल्टीपल फैक्टर्स नजर आ रहे थे। अब आपने अगर केस स्टडी में से ही अगर कोई रिलेवेंट फैक्टर देख के बताया है तो बहुत अच्छी बात, अगर कुछ और लिख दिया होगा तो गलत बात। ऊपर से हेडिंग अगर सही तरीके से लिखी होंगी तो बहुत अच्छी बात, अगर हेडिंग नहीं लिखी या इररिलेवेंट हेडिंग लिख दी तो भी बुरी बात। तो क्या क्या होता इस केस स्टडी के अंदर, तो देखिए शुरुआत में ये कह रहे थे कि भाई जो शेयर होल्डर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेगुलर रिटर्न उन्हें मिले ही मिले। आखिरी में भी लगभग क्वेश्चन में एक बात लिखी हुई थी कि कंपनी भी जो है जो सोच रही है सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो जरूर हम देंगे ही देंगे। तो यहां ये बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड के बारे में कि डिविडेंड एकदम स्टेबल रेट से देंगे हम लोग। साथ ही साथ क्वेश्चन में एक प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर जो कि ऑब्वियसली एक हमारा फैक्टर ही होता है, तो उसके बारे में भी बात बोली गई थी, तो आप ये भी फैक्टर बोल सकते थे। तो प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर भी बोल सकते थे, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी बोल सकते थे, और आगे चलकर बेसिकली कंपनी में जो कि है इस केस स्टडी में बोला था कि जो सीईओ है उन्होंने ये ट्राई किया कि क्यों ना हम काफी सारी अर्निंग को रिटेन कर लें क्योंकि फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको हम कह सकते हैं ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आ रही थी, तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम रिजर्व थोड़ा ज्यादा बनाएं, डिविडेंड थोड़ा कम दें। तो अगर आपने इन तीनों में से कोई दो लिखे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छी बात रहेगी। और इस क्वेश्चन के अंदर यह भी बोला था कि कोई दो अदर फैक्टर भी बताओ। अब दो अदर फैक्टर मतलब जो इस केस स्टडी के अंदर नहीं है, तो वो आप कोई भी दे सकते थे, कैपिटल मार्केट का एक्सेस या फिर आपका कैश फ्लो पोजीशन या कोई और पॉइंट आपका। खैर उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। देन उसके बाद में अगली केस स्टडी की ओर बढ़ता हूं जो कि है टेक वर्क वाली केस स्टडी। टेक वर्क
जो कि एक AI है ऐसे करके है, कोई स्टार्टअप है, शुरू हुआ है 2024, तो ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जहां पर टाइप ऑफ अ कैपिटल मार्केट बोल रहे थे ये, कि कोई इक्विटी शेयर्स इशू करने की बात कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम। अब फर्स्ट टाइम कहां होते हैं शेयर इशूज, वो भी कैपिटल मार्केट के टाइप में। कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में सबसे पहली बार शेयर इशू होते हैं, तो प्राइमरी मार्केट इस क्वेश्चन का सही आंसर था, उसके फीचर्स भी आपने अकॉर्डिंगली कॉट कर दिए होंगे जरूर। देन इसके बाद में आभा, आभा वाला क्वेश्चन जरा सुन लेते हैं आराम से, बातों को ध्यान से। तो जहां बिरयानी का क्वेश्चन था, बिरयानी मंगाई थी, वेज बिरयानी आ गई, नॉन वेज बिरयानी, ऐसे करके कुछ था। और जहां क्वेश्चन के अंदर बेसिकली यही था कि भाई जब उसने के पास पैकेट आया तो उसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ, ग्रीन रेड, यानी इस बात की इंडिकेशन के लिए कि भाई कौन सी वेज बिरयानी है या नॉन वेज बिरयानी है, तो ये नहीं बताया हुआ था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कौन कौन से राइट्स उसके पास में अवेलेबल आ जाते हैं। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, भाई उसका हक है ये कि उसे इन्फॉर्म्ड हो रहे वो प्रोडक्ट के बारे में, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अगर आपने लिखा तो बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा राइट टू सीक रेड्रेसल, कि अगर उसे कोई परेशानी है तो उसका सुलझाव होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, और वो बाकायदा कंपनी ने वैसे देखा जाए तो किया भी है, लेकिन राइट टू सीक रेड्रेसल इसका अनदर राइट यहां पर रहना था। क्या राइट टू बी हर्ड जैसी चीजें भी हम यहां पर कोट कर सकते, तो मे बी हाँ ठीक है, हल्का फुल्का सा मैच हो रहा है, मे बी सीबीएसई उसको भी कंसिडर कर ले, बट ज्यादा जो बेटर आंसर्स हैं वो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू सीक रेड्रेसल। खैर आगे बात कर लेते हैं आगे बात कर लेते हैं जी। गणेश जैन, गणेश जैन वाला क्वेश्चन सभी के सभी उम्मीद करूंगा आपने अपना अपना पेपर फेंका नहीं है, ठीक है जी, अपने अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर जरूर ढूंढ लीजिएगा। गणेश जैन मार्केटिंग मैनेजर जो कि KL फूड्स लिमिटेड के अंदर काम करता है, ऐसे करके कुछ बातें हैं। जहां क्या बोला है उन्होंने कि अलग अलग इनके पास में एम्प्लॉयज थे, जिसमें से कुछ थे काव्या और रितेश, जिनको फाइनली परमानेंट जॉब दे दी गई है, और इसके अलावा जो कुछ एक अदर थे पूजा और माधव, तो उनको ऑटोनॉमी स्टेटस दे दिया है। तो मास्लो हायरार्की से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, मास्लो हायरार्की से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें हम जानते हैं शुरुआत में बेसिक नीड्स आती हैं और बाद में बढ़ती चली जाती हैं हमारी नीड्स। तो बेसिकली जिनको परमानेंट जॉब दी है तो उनको बेसिकली सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड फुलफिल की है कंपनी ने, और जिनको ऑटोनॉमी दी है तो उनको सबसे हाई लेवल की नीड जो सबसे टॉप पे होती है, कौन सी मेरे बाबू, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स सबसे टॉप मोस्ट की, तो वो आपकी है। तो सेफ्टी नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, तो ये बेसिकली दोनों की दोनों आपकी यहां पर रहने वाली हैं। खैर देन इसके बाद में कुछ एक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, ये उम्मीद करूंगा आप लोगों ने कर दिए होंगे। देन उसके बाद में ये डीजी लिमिटेड वाला क्वेश्चन, डीजी लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ई प्लेन कार कंपनी, ऐसे करके कुछ ये क्वेश्चन था, जहां पर क्या करना था जी, आपको लाइंस कोट करनी थी अपने पैराग्राफ में से और एक्सप्लेन करने थे रेलेवेंट एलिमेंट्स। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था ये बाय कोटिंग द लाइन वाला, जहां क्वेश्चन के कुछ और नहीं बल्कि आपको जो मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस होते हैं, क्या क्या, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, तो वही सब कुछ इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोट करने थे लाइंस की मदद से। ये 4 पीस अगर आपने लिखे हैं लाइन कोटेड के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो आप लोग। खैर तो डीजी लिमिटेड वाला 6 नंबर का क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा सही से किया होगा आप लोगों ने। देन उसके बाद में ये रॉयल ग्लेज लिमिटेड वाला क्वेश्चन, जहां पर क्वेश्चन ने फाइनली क्या बोला था, ये काफी, इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं थोड़ा सा सीबीएसई ने खेलने की कोशिश की थी यहां पर। तो रॉयल ग्लेज लिमिटेड, जिसके अंदर बताया हुआ था कि फाइनली उन्होंने डिविजन्स बनाए हुए हैं दो, एक फूड का डिवीजन बनाया और एक होम केयर का डिवीजन बनाया। शुरुआत में पार्ट फर्स्ट के अंदर कह रहे थे कि आप आइडेंटिफाई करो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो देखो एक होता है फंक्शन के बेसिस पे, सेल्स, मार्केटिंग वगैरह वगैरह, एक होता है प्रोडक्ट के बेसिस पे। अगर हम प्रोडक्ट के बेसिस पे अलग अलग अपनी ब्रांचेस या डिवीजन बना देते हैं, तो यहां पर फूड और होम केयर अलग अलग दो मेरे सेगमेंट्स हुए, अलग अलग दो मेरे प्रोडक्ट लाइन कह सकता हूं मैं, तो डेफिनेटली डिविजनल स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये पार्ट फर्स्ट के अंदर तो जो आपको जवाब देना था तो वो देना था डिविजनल स्ट्रक्चर। तो जिस जिस मेरे बाबू प्यारे गुल्लू ने डिविजनल स्ट्रक्चर दिया तो उसका ये पहला पार्ट बिल्कुल सही हो जाता है। अब देखिए सेकंड पार्ट का ज्यादातर, कुछ एक बच्चे को छोड़ दूं तो ज्यादातर को दिक्कत हुई कि करना क्या है इसमें, करना क्या है इसमें। क्वेश्चन ने ये बोला कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना के देना है, एक चार्ट बना के देना है, जिसके अंदर आपको ये भी कंसीडर करना है कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को कि वो एंटर करने वाले हैं एक नए सेगमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या करना था, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस of the type of organization structure drawn in a second। अब फर्स्ट के नहीं बताने आपको, सेकंड के बताने हैं। सेकंड में क्या आने वाला है, सेकंड में पता है क्या आएगा,
फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारा कंक्लूजन निकला था डिविजनल स्ट्रक्चर, सेकंड का चार्ट कैसे बनेगा वो अभी के अभी डिक्लेयर करने वाला हूं, लेकिन थर्ड पार्ट के अंदर जो हमें यहां पर फायदे बताने थे ये बताने थे फंक्शनल स्ट्रक्चर के। जिसने डिविजनल के लिखे हैं उसका क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है, आपको फंक्शनल के लिखने थे। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं कि भैया यहां पे क्या करना था, क्या डायग्राम बनाना था, तो जरा सुन लेते हैं। तो देखिए इनिशियली फूड और होम केयर सेगमेंट तो चल ही रहा था, फर्दर ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के अंदर और उतरना चाहते थे। कंपनी का नाम क्या है, रॉयल ग्लेज लिमिटेड। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर कुछ ये काम करके गुजरना था आपको, है भैया, क्या करना था आपको, तो ये करना था, जरा सुन लेते हैं आराम से। हाँ भैया, तो कंपनी का नाम क्या है आपका, तो कंपनी का नाम है रॉयल ग्लेज लिमिटेड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई ये फूड में डील करती है, तो सबसे पहले आपको एक फूड का बाइफर्केशन कर देना था। होम केयर में डील करती है तो होम केयर का बाइफर्केशन कर देना था। देन उसके बाद में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का और सेगमेंट बनाया, तो ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रॉनिक का भी एक नया बाइफर्केशन बना देना था। तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट एंड देन उसके बाद में इसी के ही फर्दर एक्सपेंशन की बातें कर रहे थे, तो फर्दर एक्सपेंशन के लिए इसी का ही आपको फर्दर फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना था। और मेनली सेकंड पॉइंट इसी के बारे में है, तो इसलिए आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर के फायदे बताने थे थर्ड पार्ट के अंदर, जहां ऑब्वियसली इसका आप अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते थे, जैसे कि इसका सेल्स डिपार्टमेंट, इसका परचेज डिपार्टमेंट, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसका ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, इसका एचआर डिपार्टमेंट। तो अलग अलग कुछ एक डिपार्टमेंट आपको बना देने थे, ठीक है जी, कितने भी 3 4 5 जो वट एवर डिपार्टमेंट आप बना सकते थे। इनका लीगल डिपार्टमेंट, इनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो कुछ एक डिपार्टमेंट आपको बना के दिखा देने थे। ऑब्वियसली बात है, ये जो नीचे वाला चीज है ये हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है और इसी के फायदे आपको थर्ड पार्ट में बताने थे। ये क्वेश्चन गलत हुआ या नहीं हुआ, खैर तो कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए, पेपर आपका कैसा गया, कैसा महसूस हुआ, पेपर मुश्किल था या आसान सा था, कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें, इंतजार कर रहा हूं मैं। तो डन जी डन, ओके डन, टाटा बाय बाय, ध्यान रखो और अपकमिंग पेपर की अच्छे से और ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दो।